एक तरफ 55 इंडियन फौजी थे और दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी फौजी पायलट। इंडियन फौजियों के हाथों में बिल्कुल नए हथियार थे और पाकिस्तानी फौजी पायलट के पास वर्दी और एक छड़ी। गलती से एक इंडियन चौकी पर उतर जाने वाला ये पाकिस्तानी फौजी अफसर इस कश्मकश में था कि अपनी जान कैसे बचाई जाए। ऐसे में उनके जहन में एक ऐसा ख्याल आया जिसकी मदद से अस्करी तारीख का एक अनहोना वाकया पेश आया। कुछ ही देर में 55 इंडियन फौजी एक कतार में पाकिस्तान की जानिब रवां दवां थे और मीलों पर मुहित फासला कई घंटों के पैदल मार्च के बाद तय करके पाकिस्तान के जंगी कैदी बन गए। ये बात है सन 1965 की। लेकिन ये सब हुआ कैसे और ये पाकिस्तानी फौजी अफसर कौन था जो बाद में पाकिस्तान के 2 वज़राए आज़म का इंतहाई करीबी मुशीर रहा और पाकिस्तान की दाखिला पॉलिसी पर असरअंदाज हुआ। तो चलिए आपको बताते हैं उस रोज हुआ क्या था। पाकिस्तान की अस्करी एविएशन की सरकारी तारीख पर लिखी किताब हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आर्मी एविएशन 1947 to 2007 में मेजर रिटायर्ड आमिर मुश्ताक चीमा लिखते हैं कि ये अगस्त 1965 के आखिरी अयाम थे जब ऑपरेशन जिब्राल्टर में नाकामी के बाद पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया। इस ऑपरेशन का मकसद इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में अखनूर पर कब्जा करना था। नसीरुल्लाह बाबर उस जमाने में 3 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन का हिस्सा थे। इस स्क्वाड्रन का बुनियादी काम कश्मीर पर नजर रखना था। मेजर रिटायर्ड आगा हुमायूं अमीन की किताब पाकिस्तान आर्मी थ्रू द आइज ऑफ अ पाकिस्तानी जनरल में भी इस वाक़े की तफसीलात बयान की गई हैं। इस किताब में नसीरुल्लाह बाबर के इंटरव्यू का हवाला देते हुए लिखा गया है, वो 1 सितंबर 1965 को सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर इसहाक को रावलपिंडी से मरी और फिर रावलाकोट लेकर गए। एक हेलीकॉप्टर में उनके साथ 3 पायलट्स भी परवाज कर रहे थे। इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मेरे पहुंचने पर पता चला कि इंडिया ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में छंब पर हमला कर दिया है। नसीरुल्लाह बाबर के मुताबिक उन्होंने तजवीज दी कि छंब का दौरा करना चाहिए। नसीरुल्लाह बाबर ने आगा हुमायूं को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी और उनके साथियों की इस सिलसिले में कोई तैयारी नहीं थी। उनके पास ना तो हथियार थे और ना ही नक्शे। जाहिर है नक्शों से मदद के बगैर छंब की तलाश आसान नहीं थी और इसीलिए ब्रिगेडियर इसहाक ने वापसी का फैसला किया। अब एक हेलीकॉप्टर में 3 ही पायलट रह गए थे, जिनमें लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर, मेजर लतीफ अवान और कैप्टन अकरम शामिल थे। शाम हो चुकी थी जब कर्नल नसीरुल्लाह बाबर ने एक चेक पोस्ट देखी तो साथी पायलट को लैंड करने की हिदायत दी, लेकिन ये एक वीरान चेक पोस्ट थी जहां कोई फौजी नहीं था। इतने में रेडियो सेट पर इत्तला मिली कि पाकिस्तानी फौज के ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद खान एक हमले की जद में आए हैं। कर्नल नसीरुल्लाह बाबर बिना किसी सिमत के कुछ देर तक परवाज करते रहे और उन्हें ब्रिगेड कमांडर पर हमले का मुकाम मालूम न हो सका। मगर इसी दौरान उन्हें एक और पोस्ट नजर आई जो मेजर अवान ने कर्नल नसीरुल्लाह बाबर को बताया कि वहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। ये सोचते हुए कि शायद उनमें कोई जख्मी हो जिसे मदद की जरूरत हो, कर्नल नसीरुल्लाह बाबर ने हेलीकॉप्टर लैंड करने को कहा। जमीन पर उतरते ही कर्नल नसीरुल्लाह बाबर इस पोस्ट की जानिब चल पड़े। नसीरुल्लाह बाबर दरअसल ये सोचकर भी जमीन पर उतरे थे कि मुखालिफ फौज के खाली मोर्चे से शायद उनको हथियार मिल जाएं, जिनको वो यादगार के तौर पर साथ ले जा सकें। वहाँ उन्हें हथियार तो मिले लेकिन सिर्फ हथियार नहीं। करीब पहुँचने पर उन्हें पता चला कि ये एक हल्की मशीन गन्स का मोर्चा था, लेकिन इंडियन फौज का, जिसमें 3 सिख फौजी मौजूद थे और वो कर्नल बाबर को हैरान और परेशान नजरों से देख रहे थे। कर्नल बाबर के अल्फाज के मुताबिक अगर सिखों ने ट्रिगर दबा दिया होता तो कहानी वहीं खत्म हो जाती। अब ये सोवेनियर हंटिंग नहीं रही थी, बल्कि उनकी और उनके साथियों की बका का सवाल था। ये दुश्मन की चेक पोस्ट थी और कर्नल बाबर की जान खतरे में थी। मेजर हुमायूं अमीन लिखते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर उस रोज मुकम्मल यूनिफॉर्म में थे और उनके हाथ में छड़ी भी थी। इस मौके पर उनकी वर्दी, रैंक और खुशकिस्मती काम आने वाली थी। उनके बकौल उन्हें देखते ही सिख सिपाही नई राइफल्स पकड़े बाहर निकल आए। नसीरुल्लाह बाबर तकसीम से कबल इंडिया के शहर देहरादून में रह चुके थे और उनके कुछ बेहतरीन दोस्त सिख भी थे। उन्होंने इंडियन फौजियों से पंजाबी में कर्नल सुखवंत सिंह के बारे में पूछा तो वो चौंक गए। नसीरुल्लाह बाबर ने मेजर रिटायर्ड आमिर मुश्ताक चीमा को बताया था कि इससे पहले कि वो तीनों ज़हनी तौर पर सूरत हाल का अंदाजा लगाते, मैंने उन्हें बताया कि आपकी फोर्सेस ने हथियार डाल दिए हैं और कबायली लश्कर रास्ते में है, लेकिन चूंकि मैं आपके अफसरान को जानता हूं और पहले एक सिख बटालियन के साथ काम कर चुका हूं जो कि झूठ था, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हथियार डाल दें ताकि मैं आपकी हिफाजत को यकीनी बना सकूं।
तब एक इंडियन सिपाही ने उन्हें मरकजी पोस्ट का बताया जो उस मुकाम से चंद 100 गज पीछे थी और उसी वक्त कुछ और इंडियन सिपाही नई राइफल्स लहराते हुए बाहर निकल आए। कर्नल नसीरुल्लाह बाबर के मुताबिक वो सब टिकटिकी बांधे तजस्सुस भरी नजरों से हेलीकॉप्टर को देख रहे थे जिसके पंखे अभी भी चल रहे थे। उसी लम्हे उन्हें 2 इंडियन लड़ाका तैयारे नजर आए जो पोस्ट की तरफ आ रहे थे। शायद उन्होंने हेलीकॉप्टर को देख लिया था और वो हमला करने के लिए आ रहे थे। मेजर अमीन लिखते हैं कि बतौर पायलट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर ने देख लिया था कि इन तैयारों ने हमले से कब्ल फॉर्मेशन बनाई है। उन्होंने फौरन मेजर अवान को कहा कि आप हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से निकलें। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन इसी दौरान जब पाकिस्तानी फजाइया के तैयारे भी वहां पहुंच गए तो कर्नल बाबर समझ गए कि उनके मुस्तकबिल का इन्हिसार अब इस डॉग फाइट फजाई झड़प के नतीजे पर है। पाकिस्तानी तैयारों ने इंडियन लड़ाका तैयारों को मार गिराया, जिनका मलबा पोस्ट के करीब गिरते ही इंडियन फौजियों की तकदीर का फैसला भी हो चुका था। आमिर मुश्ताक चीमा लिखते हैं कि कर्नल बाबर के मुताबिक अगर नतीजा इसके बरक्स होता तो मुझे यकीन है कि वो हमें उसी जगह गोली मार देते। कर्नल बाबर को एक और फायदा भी हासिल था। उन्हें बताया गया कि इंडियन फौजियों के कंपनी कमांडर मेजर नागी सप्लाई लेने गए हुए थे और पोस्ट पर कोई सीनियर इंडियन अफसर मौजूद नहीं था और चंद इंडियन फौजी जख्मी हालत में थे। मेजर हुमायूं लिखते हैं कि कर्नल बाबर को बहुत जल्द एहसास हो गया 5 सिख लाइट इन्फेंट्री की कंपनी पोस्ट थी। उन्होंने वहां मौजूद फौजियों से कहा कि अपने हथियारों को दीवार पर रखकर बाहर निकल आएं। जब वो सब बाहर आ गए तो कर्नल बाबर ने जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी GCO से कहा उन्हें सफों में खड़ा कर दें। फिर 2 जवानों से सबकी राइफल्स उठाने का कहा। इसके बाद उन्होंने कैप्टन अकरम से कहा कि जख्मी फौजियों को अपने इलाके की तरफ ले जाएं। कर्नल बाबर को अकेला छोड़ने का सोचकर वो हिचकिचा रहे थे, लेकिन हुक्म था तो उन्होंने हुक्म की तामील की। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आर्मी एविएशन में लिखा है कि कैप्टन अकरम ने बाद में इंडियन फौजियों से पूछा, क्या आपके साथी मेरे कमांडर ऑफिसर्स को गोली मारने की जुर्रत करेंगे? उनका जवाब था नहीं। हालांकि अब शाम ढल चुकी थी, लेकिन खुशकिस्मती से उस रात चांद पूरी तरह चमक रहा था। नसीरुल्लाह बाबर इंडियन फौजियों के कतार के पीछे पीछे चलते रहे और एक मुकाम जिसका नाम पधार है वहाँ पर पाकिस्तानी फौज के मेस पहुँचने में कामयाब हुए। बाबर ने मेजर हुमायूं को बताया कि जैसे ही मैं मेस में दाखिल हुआ और ब्रिगेडियर अमजद चौधरी जो कमांडर कोर आर्टिलरी थे उनके स्टाफ को सारा वाकया सुनाया तो उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और खुद देखने बाहर आए। यहाँ से रवाना होकर सुबह तकरीबन 5 बजे वो भिम्बर पहुँचे और इंडियन कैदियों को ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के हवाले करने के बाद सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर उन्हें 2 यादगारी G3 राइफल्स के साथ धमियाल वापस लाया, जहां कर्नल अवान उनके मुंतजिर थे। उन्होंने इस मुहिम जुई पर कर्नल नसीरुल्लाह बाबर की ठीक ठाक सरजनिश की। जनरल मूसा ने उनसे पूछा, क्या आपने आज के अखबार देखे हैं? जनरल आमिर मुश्ताक लिखते हैं कि जब कैदियों से तफ्तीश की गई तो उन्होंने वाकई की तफसीलात बयान। जनरल रियाज हुसैन जो उस वक्त रिटायर्ड जनरल ISI थे, उन्होंने सदर अयूब खान को 2 सितंबर 1965 की शाम एक ब्रीफिंग में इस मामले से मुताल्लिक इत्तलात दी और उनसे दरख्वास्त की कि इस वाक़े को अखबार में शाया करने की इजाजत दी जाए ताकि हमारे फौजियों का मोराल बुलंद हो सके। नतीजतन ये वाक़या 4 सितंबर 1965 को तमाम अखबारात में शाया हुआ। उसी रोज लेफ्टिनेंट कर्नल बाबर खरियाल स्ट्रिप पर आर्मी चीफ जनरल मूसा को लेने के लिए मौजूद थे, जो रावलपिंडी से पहुंचे थे ताकि उन्हें आगे के इलाके में ले जाया जा सके। जनरल मूसा ने उनसे पूछा कि क्या आपने आज के अखबार देखे हैं? कर्नल बाबर ने कहा नहीं, तो जनरल मूसा ने उनको बताया कि अखबारात में ये कहानी शाया हो चुकी थी, लेकिन जनरल बख्तियार राना ने उनकी सरजनिश की कि फौज ने उनकी तरबियत पर इतनी रकम खर्च की है और वो ऐसे गैर संजीदा कामों में मुलविस हो रहे हैं। ताहम बाद में उन्हें इस कार्रवाई के लिए सितारे जुर्रत से नवाजा गया। और अब बात करते हैं नसीरुल्लाह बाबर के फौज से सियासत तक के सफर के बारे में, ऑपरेशन ब्लू फॉक्स और तालिबान को बनाने में उनके किरदार के बारे में। फौज में नसीरुल्लाह बाबर ने आगे चलकर मेजर जनरल के रैंक तक तरक्की पाई, ताहम 1974 में उन्होंने फौज से इस्तीफा दे दिया और सियासत में कदम रखा। नसीरुल्लाह बाबर साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में सन 1975 से 1977 तक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर भी रहे। सहाफ़ी और एंकर हामिद मीर ने अपने एक कॉलम में दावा किया था कि नसीरुल्लाह बाबर ने मेरे सामने कई बार एतराफ़ किया कि उन्होंने कई मारूफ अफ़गान जंगजुओं जैसे अहमद शाह मसूद, बुरहानुद्दीन रब्बानी
اور گلبدین حکمت یار کو 1975 میں فرنٹیئر کور کے IG کی حیثیت سے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے حکم پر پیسے اور ہتھیار فراہم کیے تھے۔ سن 1977 میں بھٹو کی گرفتاری کے بعد بابر پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور 1993 میں انتخابات میں نوشہرہ سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے دوسرے دور اقتدار یعنی 1993 سے 1996 میں وفاقی وزیر داخلہ رہے۔ نصیر اللہ بابر نے بینظیر بھٹو کی حکومت میں کراچی میں MQM کے خلاف متنازع آپریشن بلو فاکس کی نگرانی کی۔ ایک سابق پولیس آفیسر نے اس آپریشن کے حوالے سے BBC کے لیے صحافی جعفر رضوی کو بتایا تھا کہ تب وفاقی وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر نے قتل و غارت اور دہشت گردی کے خلاف بے دریغ اور بے رحمانہ آپریشن کرنے کے لیے وزیر اعظم بینظیر بھٹو سے مکمل فری ہینڈ لیا، یعنی آزادانہ کام کرنے کی اجازت طلب کی۔ مبینہ طور پر طالبان کو بنانے میں بھی ان کا کردار رہا ہے۔ سن 2007 میں نصیر اللہ بابر پارٹی کی پالیسیوں سے اختلافات کی بنا پر پیپلز پارٹی سے الگ ہو گئے تھے۔ وہ فالج کے عارضے میں مبتلا تھے اور پشاور کے فوجی ہسپتال CMH میں زیر علاج تھے، جہاں جنوری 2011 میں ان کی وفات ہوئی۔